हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर नाजिज़म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। तो आज हम पढ़ेंगे 2.1, जिसके अंदर क्या बताया गया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। की जो डेमोक्रेसी थी जर्मनी के अंदर, उसका अंत कैसे हुआ, उसको कैसे ख़त्म किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे क्या बताया है यहाँ पर। 30 जनवरी 1933 President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler। अब जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के हिंडनबर्ग, उन्होंने क्या ऑफ़र किया, जो चांसलरशिप थी, जो कि सबसे ऊंची पोजीशन थी वहाँ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में। जैसे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे यहाँ पर, और वहाँ पर जो चांसलर है उसे ही मतलब कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है, जो हाईएस्ट पोजीशन है, उसे ही दी जाती है। तो प्रेसिडेंट ने वो पोजीशन किसे दे दी, चांसलरशिप की, हिटलर। ठीक है यहाँ तक। By now, the Nazi had managed to rally the conservatives to their cause। अब जो है नाजीज यहाँ पर आकर अब ये मैनेज करना चाहते थे, ये दिखा दिया था उन्होंने कंजर्वेटिव्स को कि उनका उद्देश्य है क्या। हैविंग एक्वायर पावर, जैसे ही पावर इनके पास आई, हिटलर के पास, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब जो डेमोक्रेटिक रूल का जो वहाँ पर स्ट्रक्चर था, उसको उसने ख़त्म करना धीरे धीरे हिटलर ने जो था वो शुरू कर दिया। अब किस प्रकार से ख़त्म किया वो भी यहाँ पर बताया है, बहुत सारे तरीके बताए यहाँ पर कैसे क्या क्या किया उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने इस पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले तो एक मिस्टीरियस जो फायर थी वो लग गई कहाँ पर, जो जर्मन की जो पार्लियामेंट थी उसकी बिल्डिंग के अंदर। कब लगी, फरवरी में। ठीक है, अब इससे उसका जो है और आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा साफ हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट थे, बहुत ही ज़्यादा जो थी वो आग लगने की वजह से सब डॉक्यूमेंट जल के राख हो चुका था, कुछ भी वहाँ पर नहीं बचा था। तो अब इससे क्या हुआ, द फायर डिग्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। अब एक फायर डिग्री जो थी वो बना दी गई, अध्यादेश एक जारी कर दिया गया। फायर डिग्री होता है एक अध्यादेश जारी करना। कब किया गया, 28 फरवरी 1933 को, जिसके अंदर सिविक राइट, मतलब जो सिटीजन्स के राइट्स है ना, जैसे फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस का, असेंबली का, इकट्ठा होने का, सबका, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए थे, उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज। उसके बाद जो उसके कट्टर शत्रु थे उनकी तरफ उसने अपना मतलब कि ध्यान लगाया। कौन थे वो, कम्युनिस्ट थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ होम वर हुरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप, अब यहाँ पर देखो क्या है कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप वो जगह होती थी जहाँ पर किसी भी विक्टिम को, किसी भी उसको पकड़कर जिस पर कि डाउट होता था, तो उस पर कोई केस नहीं चलता था, कोई ट्रायल नहीं होता था उसका, डायरेक्टली उसको उन कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रख दिया जाता था। ठीक है, तो बिना किसी सुनवाई के, कुछ नहीं सुनना कि उसने क्राइम किया है नहीं किया है। तो अब इनमें से बहुत सारे कम्युनिस्ट जो थे, उनको बहुत सारे लोगों को पकड़कर जो नई बनाई हुई कंसंट्रेशन कैंप से उनके अंदर उनको डाल दिया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवर। अब ये जो दमन था, इनका रिप्रेशन था, कम्युनिस्ट को जो ये दमन कर रहा था, रिप्रेस कर रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पर किया गया। अब यहाँ पर बताया गया है, out of the surviving 6,808 arrests file of Dusseldorf, a small city of half a million population। एक ऐसा डुसलडॉर्फ एक ऐसा सिटी था जिसमें कि पॉपुलेशन 500,000 पॉपुलेशन थी। ये उसमें से लगभग 6,808 अरेस्ट लोगों की जो फाइल है वो मिली थी, जिनको कि इन्होंने अरेस्ट किया था। और उनमें से जो 1440 जो लोग थे वो सिर्फ कम्युनिस्ट लोग थे। ठीक है,
They were, however, only one among the 52 types of victim persecuted by the Nazi across the country. अब ये जो कम्युनिस्ट थे, जिनको कई दमन कर रहे थे, जिनका कम्युनिस्ट का ये सिर्फ इनका ही नहीं किया जा रहा था, ये अकेले नहीं थे कि कम्युनिस्ट जो थे सिर्फ उनको उनको ही रिप्रेस किया जा रहा था, बल्कि और भी 52 टाइप के विक्टिम्स थे जिनको कि जेल में भेजा जा रहा था नाजियों के द्वारा पूरे देश में। उनमें से एक कौन थे? कम्युनिस्ट थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. 3 मार्च को 1933 को एक जो फेमस एनेबलिंग एक्ट था उसको पास किया गया। अब इसमें क्या था, इस एक्ट से क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप जो थी जर्मनी के अंदर पूरी की पूरी एस्टेब्लिश जो थी वो हो गई थी। अब इस एक्ट ने क्या किया, जो हिटलर था उसको सारी की सारी जो पावर्स थी वो दे दी पार्लियामेंट को साइडलाइन करके। ठीक है, अब वो रूल कैसे करता था? डिक्री पे, मतलब अपने अध्यादेश, कोई भी आदेश दे दे, कोई भी ऑर्डर दे दे, वही वही रूल बन जाता था, उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था। पार्लियामेंट को क्या कर दिया था? साइडलाइन कर दिया था। ठीक है, ये जो एक्ट पास किया था इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का कोई रोल वहाँ पर नहीं रह गया था। जर्मनी क्या बन चुका था? टोटली डिक्टेटरशिप आ चुकी थी जर्मनी के अंदर। ठीक है, ऑल पॉलिटिक अब इसके बाद क्या है? द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पर और जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उन सबको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी। सिर्फ एक नाजी पार्टी को, मतलब कि जो थी वो लीगल थी वहाँ पर, या एंड इट्स एफिलेटेड्स। अब जो यहाँ फिर नाजी पार्टी ने जिनको अपनी जो वो एफिलेटेशन दे रखी थी सिर्फ उनको ही छोड़ा गया था, बाकी सब चीज़ों को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। सब पार्टीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ख़त्म, यूनियंस को सबको ख़त्म कर दिया गया था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज थी या कुछ भी था। द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल। अभी जो स्टेट था उसने टोटल अपना सारे का सारा जो कंट्रोल था वो पूरा कर लिया था। किस चीज़ पर? टोटली कंट्रोल की क्या, कंट्रोल में क्या ले लिया था? चाहे वो इकोनॉमी थी, चाहे वो मीडिया थी, चाहे वो आर्मी थी, चाहे वो जुडिशरी थी, वो किसके अंडर आ चुकी थी? स्टेट की। मतलब स्टेट का हेड कौन था? हिटलर। दैट मीन्स कि हिटलर के अंडर सारा सिस्टम टोटली उसने अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। Special surveillance and security forces were created to control and order society in the way that Nazi wanted. अब जो स्पेशल जो सर्विलांस थे या सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको बनाया गया जिससे कि सोसाइटी के ऊपर वो अपना कंट्रोल कर सके जिस भी हिसाब से जो नाजी हैं वो चाहते हैं। इसलिए अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हालांकि इस पहले से ही ये, मतलब कि कौन सी पुलिस थी जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी, और जो एक एसए जिसको कि स्ट्रॉम ट्रूपर कहा गया था। दीज इंक्लूड द, अब इसमें कौन कौन, ये पहले से ही थे, और इसके अलावा अब किसको इंक्लूड कर लिया था? गेस्टेपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सबको और से ऐड कर लिया था। मतलब टोटली जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब उन सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है इसने, हिटलर ने मजबूत बना दिया था। इट वॉज एक्स्ट्रा constitutional power of these newly organized forces that give the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. अब यहाँ पर क्या बताया है? अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन जो थी बनी हुई थी, इनको जो एक्स्ट्रा पावर्स जो थी दे दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन फोर्स, ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को। इससे क्या हुआ, जो नाजी स्टेट जो था, इट रेपुटेशन, जो इसकी रेपुटेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा किस टाइप की होगी? एक क्रिमिनल स्टेट की उसकी रेपुटेशन जो थी वो बन चुकी थी। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स। अब जो लोग थे उनको भी मतलब कि डिटेन कर लिया जाता था, कैद में डाल दिया जाता, जो उनके जो गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स बनाए गए थे उसके अंदर। राउंड अप एंड सेंड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे उसके अंदर उनको भेज दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड
विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। मतलब उनको या तो बाहर देश से बाहर निकाल दिया जाता था या उनको अरेस्ट कर लिया जाता था बिना कोई जो लीगल प्रोसीजर था उसको फॉलो किए बिना। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्पुटी। अपनी मतलब उनको इतनी पावर दे दी थी कि जो पुलिस की जो है फोर्सेस हैं वो अपनी मर्जी से मतलब कि काम वो करती थी। नेक्स्ट है आपका 2.2 रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब किस चीज़ को, इकोनॉमी को किस प्रकार से जो हिटलर था उसने किस प्रकार से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, आर्थिक विकास जो थे वो कैसे उसने किए। अब यहाँ क्या बताया गया, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हजमर सेशट हु एम एट फुल प्रोडक्शन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फाउंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब हिटलर ने जो था एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इकोनॉमी को रिकवर करने की वो किसको दे दी, जो इकोनॉमिस्ट थे हजमार सेशट जो थे उनको दे दी थी। वो क्या चाहते थे, उनका एम क्या था, फुल प्रोडक्शन करना और फुल एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब काम भी पूरा करना, प्रोडक्शन भी पूरी करनी, और प्रोडक्शन पूरी होगी तो क्या होगा, इससे लोगों को काम मिलेगा और क्या होगा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इससे जो है जो उसने मतलब कि कैसे किया, उसने जो स्टेट के द्वारा फंड दिया गया उससे वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जो थे वो उसने चलाए आगे। दिस प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया, इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे, जो सुपर जर्मन हाईवेज थे वो बनाए गए, और जो लोगों की कार जिसे कि वॉक्सवैगन कहा जाता था उसका निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ऐसे काम शुरू किए तो लोगों को काम भी ज़्यादा मिला, ठीक है, और इकोनॉमी भी सुधरनी शुरू हुई। ऐसा मतलब कि किसने किया, जो ये नए इकोनॉमिस्ट थे जिनको कि हिटलर ने असाइन किया था। द फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर द क्विक सक्सेस। जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी हिटलर को जो है क्विक सक्सेस जो थी वो मिल गई थी। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan one people, one empire and one leader। अब यहाँ पर क्या किया उसने, फॉरेन पॉलिसी बनाई और उसमें क्या हुआ, उसको बहुत ही ज़्यादा क्विक सक्सेस मिली। उसने जो लीग ऑफ नेशंस थी उससे मतलब कि बाहर आ गया वो 1933 के अंदर, और उसने जो राइनेलैंड थी जिस पर कि उसने कब्जा अपना जमा लिया 1936 के अंदर, और उसके बाद इसमें और कौन कौन से देश जुड़ गए जिस पर उसने कब्जा किया, ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा कर लिया और जर्मनी पर भी 1938 के अंदर। और क्या स्लोगन दिया, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, मतलब कि ताकि लोगों के अंदर यूनिटी की भावना बनी रहे, लोग अलग अलग ना सोचे, नई से नई टेरिटरीज को वो अपने अंदर जो है ऐड करता जा रहा था। He then went on to West German speaking सुडेंटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। उसके बाद जो है जर्मन बोलने वाला जो एरिया था एक और, जो कि सुडेंटलैंड जो था चेकोस्लोवाकिया का, पहले उस पर उसने कब्जा किया, एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री, बाद में पूरे ही चेकोस्लोवाकिया पर उसने अपने अंडर ले लिया था। इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन स्पोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इन सब में अनस्पोकन जो स्पोर्ट मिल रहा था इसको, जर्मनी को, किसका था, इंग्लैंड का। इंग्लैंड उसके पीछे था, मतलब उसको एक सहमति अपनी उसने दी हुई थी और उसका साथ दे रहा था। विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। उसे ऐसा लगता था कि ये जो वर्साइल की ट्रीटी स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ी है, इसके साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की गई थी वो बहुत ही हार्श की गई थी। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब ये जो क्विक सक्सेस जो मिल रही थी घरेलू मोर्चे पर भी, अब्रॉड में भी, बाहर के भी जो जैसे कंट्री मिला रहा था अपने जर्मन के अंदर, तो इससे क्या हो रहा था कि जो डेस्टिनी थी कंट्री की वो रिवर्स हो रही थी, मतलब जो इन हार के जो शर्मिंदा हुए थे वो सब चीज़ें अब इनकी ख़त्म होती जा रही थी, और एक वीक सा जो कंट्री था जर्मनी अब ये पावरफुल बनता जा रहा था, जो इनके लिए प्राइड का विषय था।
हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, अब हिटलर जो है वो यहीं पर ही नहीं रुका। शेशेट हैड एडवाइज, जो शेशेट ने उसको एडवाइस किया था हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन rearmament as the state still run on defies finance। अब ये जो हिटलर था ये क्या कर रहा था, इसको सेशन ने एडवाइस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये आर्मी के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है उनको ना करे, क्योंकि अभी भी उधार का फाइनेंस लेकर जो है स्टेट अपना काम जो है वो चला रहा था। स्कॉटिश पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, मतलब कि जो इसको समझाए या विरोध करे इसका उसका, तो नाजी जर्मनी में कोई जगह ही नहीं थी। सैशेट हैज़ टू लीव, सैशे को कह दिया कि तुम छोड़ दो, हटा दिया गया उसको। हिटलर चोज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने के बजाय जो हिटलर था उसने वार का रास्ता जो था उसे चुना। रिसोर्सेज वर टू बी एक्मुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, जो रिसोर्सेज से उनको इकट्ठा किया जा रहा था टेरिटरी को बढ़ाकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिटलर का मानना क्या था कि अगर रिसोर्सेज को बढ़ाना है तो टेरिटरीज को जीतना पड़ेगा, जो जीते हुए इलाके जो उसके आएंगे उसके हिस्से में जो आएंगे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं जो वो क्या होंगे, वो हिटलर के हो जाएंगे, और वहाँ और जो जर्मनी के जो लोग हैं उन्हें रहने के लिए और एक्स्ट्रा जगह भी मिल जाएगी। इस प्रकार से जो है रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए जो टेरिटरीज थी उनको बढ़ाया जा रहा था। इन सितंबर 1939 सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने क्या कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, गड़बड़ शुरू हो गई। क्यों क्यों गड़बड़ शुरू हो गई कि पोलैंड का क्या था, पोलैंड का एक फ्रेंडली जो है समझौता हुआ था फ्रांस के साथ और इंग्लैंड के साथ, एक फ्रेंडली ट्रीटी हुई थी कि अगर किसी भी एक कंट्री पर मतलब कि आक्रमण कोई करता है तो उसका मतलब ये होगा कि इन दोनों पर भी आक्रमण किया गया है। ठीक है, तो अब जर्मनी ने क्या किया, आक्रमण कर दिया पोलैंड पे। अब इससे वार किसके साथ शुरू हो गई, फ्रांस के साथ और इंग्लैंड के साथ भी। ठीक है, इन सितंबर 1940 ए ट्रिपार्टाइट पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। एक त्रिपक्षीय समझौता जो था वो किया गया जर्मनी ने, इटली ने और जापान ने। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड वॉर में जैसे फिर से एंट्री सब देशों की होती जा रही है, किस प्रकार से वो यहाँ पर ये पता चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेज जो था। अब ये जो ट्रिपार्टाइट पैक्ट जो था, त्रिपक्षीय जो संधि थी, वो किसके बीच में हुई, जर्मनी, इटली और जापान में। इससे क्या हुआ, हिटलर मजबूत हुआ और एक मतलब कि उसने मतलब कि एक मजबूत इंटरनेशनल पावर जो था वो बन गया था। पपेटिज्म सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी, अब उसने मतलब कि जो सपोर्ट करते थे नाजी जर्मनी को, ऐसे रीजन में उसने अपने पपेट जो थे वो बिठा दिए, मतलब जो जीत जाते थे जिन टेरिटरीज को या जो इसके सपोर्टर देश थे वहाँ पर इसने अपने पपेट्स को बिठा दिया। वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, जो कि यूरोप के कई हिस्सों में थे। बाय द एंड ऑफ 1940s हिटलर वॉज एट द पेनेट ऑफ हिज पावर, मतलब 1940s के एंड तक हिटलर अपनी पावर की एकदम ऊंचाइयों पर था। तो अब तक आपने क्या पढ़ लिया कि किस प्रकार से इसने अपनी पावर को बढ़ाया, टेरिटरीज को बढ़ाया, इकोनॉमी को किस प्रकार से इसने बेटर करने की कोशिश की। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe। अब यहाँ पर क्या बताया है कि हिटलर का अब जो एक लॉन्ग टर्म एम था, क्या एम था उसका, कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो उसकी तरफ वो मूव किया उसने, क्या मुझे मतलब कि पूरा यूरोप ही जीतना है। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन, वो इंश्योर करना चाहता था फूड सप्लाईज और जो लिविंग स्पेस है जर्मन्स के लिए। ही अटैक ऑफ द सोवियत यूनियन इन जून 1941। अब यहाँ पर भी गलती कर दी, 1941 के अंदर इसने सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था उसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अब यूएसएसआर पे अटैक करके कैसे गलती कर दी इसने,
अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जैसे ये जर्मनी है, इसने इसके इस तरफ क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है, और इस तरफ क्या है, यूएसएसआर है, इसके ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। अब इसने क्या है, इस एरिया को जो है अपने को कब्जे में लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इस इधर यूएसएसआर जो है इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने इधर तो लड़ाई की तरफ बढ़ता चला गया, इधर जो इंग्लैंड था, ठीक है, और जो इस तरफ का जो वेस्टर्न पार्ट था, उस तरफ इसका ध्यान हट गया। जो इसकी सेनाएं थी वो इस तरफ लड़ने लग गई। तो अब इधर वाले जो लोग थे, इधर वाले जो देश थे, उन्होंने इधर से अटैक इस पर कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी मिलिट्री पावर लगी हुई है इस तरफ यूएसएसआर की तरफ, ठीक है, और अटैक अब इधर से भी इसके होने लग गया है। तो यहाँ पर आकर ये जो गलती थी वो इसने कर दी थी। He attacked the Soviet Union in June 1941. In this historic blunder, ये जो ऐतिहासिक ब्लंडर था, हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट। जो हिटलर ने जो जर्मन वेस्टर्न फ्रंट जो था, जो वेस्टर्न की सीमाएं जो थी, जो इसने बढ़ा चुका था, जो कि ब्रिटिश थी, उसने ब्रिटिश ने क्या कर दिया, वेस्टर्न की तरफ जो बम्बिंग है वो करनी शुरू कर दी, ठीक है। एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया, ये है जर्मनी, इधर है यूएसएसआर सोवियत यूनियन, और इधर कौन है, ब्रिटिश, ठीक है। अब इधर से भी इस पर फायरिंग हो रही है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, और इधर से भी इस पर फायरिंग हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इसने ईस्ट की तरफ बढ़ा, तो इधर ब्रिटिश ने क्या कर दिया, बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। और ईस्टर्न फ्रंट की तरफ तो ऑलरेडी सोवियत आर्मीज थी। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टेलिंगार्ड। तो ये जो आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी, ये जो रेड आर्मी थी, सोवियत रेड आर्मी, ये बहुत ही ज़्यादा जो थी पावरफुल थी। इसने क्या किया, जो जर्मन सोल्जर्स थे उनका पीछा किया जब तक ये हार्ट ऑफ बर्लिन, मतलब बर्लिन में वापस नहीं आ गए, तब तक उनके पीछे आई। और इन्होंने जो सोवियत जो ये आर्मी थी, इसने जो ईस्टर्न यूरोप और जो ये हिस्से थे इनके जो बीच में पड़ रहे, तो उन पर इसने लगभग आधा सेंचुरी तक जो है राज जो था किया, अपना कब्जा जमाए रखा। और ये जो कब्जा है वो 1991 से 1992 तक, मतलब कि लगभग इतने तब तक रहा जब ये यूएसएसआर जब टूट गई थी, तब तक ये कब्जा इन्होंने अपना उस पर जो है वो बनाकर रखा था। मीनवाइल द यूएसए हैड resisted involvement in the war। अब यूएसए की भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई थी वार के अंदर। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। अभी पहले आना नहीं चाहता था यूएसए जो है लड़ाई के अंदर। क्योंकि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आया था, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज़्यादा आनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये वार से अपनी दूरी बनाकर नहीं रख सका, इसे भी लड़ाई के अंदर आना पड़ा। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जो जापान था, इसने ईस्ट के अंदर अपनी पावर को बढ़ा लिया था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। जो फ्रेंच इंडो चाइना था उस पर इन्हें जापान ने अपना कब्जा कर लिया था। एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। और जो यूएस नेवल बेस थे पैसिफिक के अंदर, उस पर यह प्लानिंग कर रहा था अटैक करने की। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर। जब जापान ने अपना जो सपोर्ट है वो बढ़ा दिया हिटलर को। एंड बॉम्ब द यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर। और जो यूएसए बेस था पर्ल हार्बर, उस पर जब जापान ने हमला किया, द यूएसए एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यूएसए एंटर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब स्टार्टिंग में तो ये बाहर रहना चाह रहा था, लेकिन इसे भी एंट्री करनी पड़ी। इस तरह से हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो देश हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जुड़े थे। द वॉर एंडेड इन मई 1945 with Hitler's defeat and the USA dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan। अब जो ये वॉर थी मई 1945 में ख़त्म हुई, जिसमें क्या था, हिटलर हारा, और जो यूएसए था, यूएसए ने एटम बम गिराया था हिरोशिमा, जो कि जापान का हिस्सा था,
उस पर कब गिराया था? मई 1945 में। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब ये जो हमने समझा है, अब तक पढ़ा है जितना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, वी नाउ रिटर्न टू हेलमुथ एंड हिज फादर स्टोरी। अब हम जाएंगे जो स्टार्टिंग में हेलमुथ और उसके फादर की जो स्टोरी थी, स्टोरी नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, जो नाजियों की जो क्रिमिनलिटी थी जो वॉर के समय, उस स्टोरी पर हम वापस चलेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।